हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कंप्लीट फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी का मैं शशांक शर्मा 100% फिजिक्स का पूरा सिलेबस कराने वाला हूं और उसी की ये क्लासें लगातार चल रही हैं। दोस्तों 100% जीरो से लेकर लास्ट तक की एक एक क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप जुड़ सकते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी के स्पेशली ऑफलाइन बैचों में भी, जो हमारे यहाँ पे मथुरा में चलते हैं। और आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर मैथ एंड फिजिक्स बाई शशांक सर में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को बच्चों। मैग्नेट को मतलब एक मेजरमेंट को भी कर चुके हैं। वेक्टर एक दो सेकेंड यूनिट में 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन बच्चों, न्यूटन्स लॉ, फ्रक्शन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन मोशन, ग्रेविटी एंड वर्क पावर एनर्जी, ये सभी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी 2 यूनिट है। यूनिट 1 स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स और यह डायनामिक्स। तो हम यहाँ तक इन दोनों यूनिटों को कवर कर चुके हैं। आज की जो यूनिट स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है मेटल्स, और उस मेटल्स में सबसे पहला चैप्टर जो 13 नंबर पे आता है, 12 चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ। टोटल चैप्टर है 56, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रत्यास्थता बेटा, उसको हम पढ़ने वाले हैं। करें स्टार्ट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। बहुत ही ईमानदारी के साथ आपकी क्लास चलेगी और लेक्चर नंबर 23 है। कंप्लीट क्लास हैंडल हुई है। अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है तो आप एक एक चीज को बारीकता के साथ समझ सकते हैं। इलास्टिसिटी में बच्चों, इलास्टिसिटी में क्या क्या आता है वो चीज हम सबसे पहले समझेंगे। पहला, व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से रिलेटेड बहुत से बच्चों की गलतफहमी होती है, वो दूर होनी चाहिए कि उनको लगता है कि कोई खींचने वाली वस्तु, ऐसा नहीं है। दूसरा, इलास्टियन कॉफिशिएंट प्रत्यास्थन गुणांक स्मॉल ई के बारे में समझेंगे हम। तीसरे पॉइंट पर हम भंगुरता ब्रेटलेस के बारे में समझेंगे। चौथे पॉइंट पर रिजिड बॉडी के बारे में समझेंगे। पांचवें पर स्ट्रेस यानी प्रतिबल के बारे में समझेंगे। छठवें पर स्ट्रेन यानी विकृति के बारे में समझेंगे, यूनिट डायमेंशन वगैरह सब कुछ। सातवें पर इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट प्रत्यास्था गुणांक समझेंगे। इसी के पार्ट होते हैं यंग मॉडुलस, वॉल्यूम एंड रिजिड। और चौथे नंबर का होता है इसका उल्टा, वॉल्यूम वाले का। और 8वें नंबर पर पोजीशन रेशियो और 9वें पर इलास्टिक एनर्जी। तो ये हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हमारे इन सभी चैप्टरों को लेकर चलेगी, इन सभी पॉइंटों को लेकर चलेगी चैप्टर नंबर इलास्टिसिटी में, और नंबर है इसका 13 दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? क्लास को स्टार्ट करते हैं बढ़िया सी एनर्जी के साथ, जबरदस्त एनर्जी के साथ। क्या होती है इलास्टिसिटी? तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आया है व्हाट इज इलास्टिसिटी। आपको क्या लगता है इलास्टिसिटी क्या है? आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं किसी वस्तु को खींचूं तो वो खिंच जाए, इलास्टिसिटी। ऐसा कतई नहीं है। पहली बात तो आप याद रखेंगे, इलास्टिसिटी के अंदर केवल वही चैप्टर आते हैं, इलास्टिसिटी के अंदर केवल वही कॉन्सेप्ट आएंगे, और इलास्टिसिटी के अंदर केवल वही ऑब्जेक्ट आएंगे जो ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी में खिंचने का विरोध करेंगे। और रबड़ इसके अंदर आएगा नहीं, स्पंज इसके अंदर आएगा नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वैज्ञानिक हुक ने बताया था कि रबड़ एक पॉलीमर है, रबड़ एक बहुलक है। पॉलीमर क्या होता है कि पॉलीमर होता है जो 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिक्स करके बनाया गया हो। और इलास्टिसिटी चैप्टर में हम केवल प्योर मेटल्स की बात करते हैं, प्योर मेटल। इसलिए मैंने इस चैप्टर को मेटल्स के अंदर लिया है। जो प्योर मेटल होंगे केवल उन्हीं को हम इलास्टिसिटी के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। तो रबड़ आएगा नहीं। तो इलास्टिसिटी क्या है बच्चों? प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता को आप ऐसे ना समझें कि कोई खींचे वस्तु, पर प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स लगे, एफ एक्सटर्नल लगे, तो वस्तु खींचने का विरोध करे, खींचने का विरोध करे बच्चों। खींचने का विरोध करनी चाहिए, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता हम उसे कहते हैं जिसमें वस्तु खींचने का विरोध करे। ध्यान रखिएगा, जो जितना अधिक विरोध करेगी वह उतनी अधिक इलास्टिक होगी। जैसे कि क्वार्टज हुआ, बेहतरीन इलास्टिक में आता है।
हाथी का जो बाहर वाला जो दांत होता है वो बहुत अच्छे इलास्टिक के अंदर आता है, स्टील है अच्छे इलास्टिक के अंदर आता है, रबड़ भी करती है बट रबड़ पॉलीमर है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये होता है इलास्टिसिटी का गुण। इलास्टिसिटी ये नहीं है कि कोई वस्तु आप खींच रहे हैं और वो खिंचती चली जा रही है बिना किसी विरोध के, तो वो इलास्टिक नहीं है, समझ रहे हैं। अब हमें इलास्टिसिटी को समझना है, तो इसको समझना पड़ेगा हमें बिल्कुल बेसिक से, तो इलास्टियन कोएफिशिएंट के आधार पर समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही ध्यान से कवर करिएगा, कि जो वस्तु जो होती हैं वो 3 कैटेगरी में बांटी हमने। टोटल इलास्टिक यानी पूर्ण प्रत्यास्थ बच्चों, पूर्ण प्रत्यास्थ है ना, और प्रत्यास्थ। एक होती है प्रत्यास्थ, एक होती है अप्रत्यास्थ, और एक होती है पूर्ण अप्रत्यास्थ। बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, पूर्ण यानी टोटल इलास्टिक, टोटल इलास्टिक या इलास्टिक, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। इलास्टिक या टोटल इलास्टिक, इन दोनों का मीनिंग एक ही है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। यदि कोई इलास्टिक बोले या टोटल इलास्टिक बोले एक ही बात है, लेकिन नॉन इलास्टिक अलग है और टोटल नॉन इलास्टिक अलग है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो हमें ये चीज देखनी है। तो टोटली इलास्टिक या इलास्टिक एक ही चीज है, नॉन इलास्टिक अलग है और टोटली नॉन इलास्टिक अलग है। इसी को हमने बेसिक से बांटा और हमने इस ई के आधार पर बांट लिया। क्या होता है इलास्टियन कोएफिशिएंट, बेटा इस बात को देखिएगा, पहले स्मॉल ई को, उसके बाद हम इन टाइप्सों को समझेंगे। अगर बच्चों आपने देखा हुआ कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से गिरा दिया, बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, ये एच हाइट है, एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को आपने गिराया, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, क्या होगा, ये ऊपर से गिरेगा ऐसे और पृथ्वी से टकराएगा, टकराकर वापस लौटेगा। तो ये कैपिटल एच हाइट से गिरा है, मान लीजिए कैपिटल एच हाइट से गिरा है बच्चों, लेकिन लौटा है केवल स्मॉल एच हाइट तक। तो ऐसा क्यों हुआ, गिराया हमने कैपिटल एच से था, तो एनर्जी तो कंजर्वेटिव रहनी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी का लॉस होगा, कि ऊर्जा का, एनर्जी का कुछ भाग हीट, हीट यानी ऊष्मा के रूप में समाप्त हो जाएगा। समझ में आया। अब इन दोनों के बीच में इलास्टियन कोएफिशिएंट को लिया जाता है, तो इलास्टियन कोएफिशिएंट होता है रूट के अंदर एनर्जी फाइनल बटे एनर्जी इनिशियल, ये रहता है बच्चों, ये रहता है इलास्टियन कोएफिशिएंट। इसे बोलते हैं एनर्जी का रेशियो का रूट जो होता है। एनर्जी फाइनल पोटेंशियल कितनी है, एम जी स्मॉल एच बच्चों, और इनिशियल कितनी है, एम जी कैपिटल एच। एम जी से एम जी कट जाएगा तो स्मॉल ई की वैल्यू आ जाती है स्मॉल एच ओवर कैपिटल एच। दिस इज इलास्टियन कोएफिशिएंट बच्चों। व्हाट इज दिस, दिस इज इलास्टियन कोएफिशिएंट स्मॉल ई। तो इस स्मॉल ई के आधार पर ही हमने बांटा है चीजों को। तो आप जानते हैं कि स्मॉल एच की वैल्यू कभी भी कैपिटल एच नहीं हो सकती, वो टोटली इलास्टिक के लिए हो जाएगा, और ना ही स्मॉल एच की वैल्यू 0 हो सकती, वो टोटली नॉन इलास्टिक के लिए हो जाएगा। बात समझ गए बच्चों, यानी ई का मान ना तो 0 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ई के बारे में समझना है। तो ई का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन आप इसे ले सकते हैं, ई का मान 0 से 1 के बीच में ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 0 से 1 तक ले सकते हैं, यहां तक ले सकते हैं आप, लेकिन ये जेन्युइन ये होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल 1। वैसे जनरल वैल्यू ये सही है, बट आप 0 और 1 मान सकते हैं, 0 टोटली नॉन इलास्टिक के लिए और 1 इलास्टिक के लिए, ठीक है। तो हमने इसी आधार पर हमने इनको बांटा, ऑब्जेक्ट को बांट दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बांट दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी मेटल्स है, मेटल्स यानी पदार्थ का,
पदार्थ का, कोई भी मेटल्स है ना। अगर हमने बोला सबसे पहले कि अब इलास्टिक है, क्या है ये? इलास्टिक है बच्चों, प्रत्यास्थ है। व्हाट इज दिस? दिस इज इलास्टिक। सबसे पहले हमने ये ले लिया कि ये बच्चों इलास्टिक है। इलास्टिक बोलो या टोटली इलास्टिक बोलो, बात एक ही है। दूसरे ले लिया हमने नॉन इलास्टिक है, अप्रत्यास्थ है यानी नॉन इलास्टिक है। और तीसरे में ले लिया टोटली नॉन इलास्टिक है। टोटली नॉन इलास्टिक है बच्चों, ये हमने ले लिए हैं। बात को समझिएगा। सबसे पहले हमने इलास्टिक लिया है, इलास्टिक ले लो या टोटली इलास्टिक ले लो। इलास्टिक ले लिया है, नॉन इलास्टिक लिया है, फिर हमने नॉन इलास्टिक लिया है, फिर हमने लिया है टोटली नॉन इलास्टिक। टोटली नॉन इलास्टिक बच्चों, ये हमने तीन भाग बांटे हैं इसके। क्या भाग बांटे हैं बच्चों? तीन। तो पहले इस चीज को समझना है बहुत ही प्यार से, ईमानदारी के साथ, कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों। अब आपको देखते हैं टोटली इलास्टिक का मतलब क्या है। तो ना ही तो टोटली इलास्टिक होता है, टाई टोटली नॉन इलास्टिक होता है। ये मिलते नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। टोटली इलास्टिक संभव नहीं है, और ना ही ये संभव है, ये संभव नहीं है बच्चों। ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर मैं बात करूं नॉन इलास्टिक, सभी वस्तुएं इसी के अंदर आती हैं, सभी वस्तुएं इसी के अंदर आती हैं। सभी वस्तुएं इसी के अंदर आती है बच्चों, लेकिन आप मान सकते हो, लेकिन आप मान सकते हो इलास्टिक या टोटली इलास्टिक के बीच में मान सकते हो क्या? क्वार्टर्स को, हाथी दांत, क्वार्टर्स हाथी दांत, इसको आप मान सकते हो टोटली इलास्टिक। बात आई समझ में बेटा? इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो क्वार्टर्स ले सकते हैं या हाथी दांत ले सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी आप मान सकते हो, लेकिन आप मान सकते हो लेकिन आप मान सकते हो कौन कौन? गीली मिट्टी, गीली मिट्टी को ले सकते हैं बच्चों, और इसके साथ साथ पैराफिन मोम। पैराफिन मोम एक रियल मोम होता है जो काफी कम समय में नहीं पिघलता है, काफी एक लंबे समय तक इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली नॉन इलास्टिक होता है। लेकिन आप गीली मिट्टी को भी देखेंगे तो आप ऐसे मारेंगे तो वहां चुपकी रह जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ऊपर उठने की कोशिश करती है। लेकिन आप इसे मान सकते हैं नॉन इलास्टिक के अंदर। बात आई समझ बच्चों? आप इसे नॉन इलास्टिक के अंदर मान सकते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर इसमें इलास्टियन कोएफिशिएंट के आधार पर बांटे तो इसमें जो ई का मान होता है वो क्या होता है? 1 होता है इलास्टियन कोएफिशिएंट के आधार पर। और इसमें फाइनल एनर्जी जो होती है वो इनिशियल एनर्जी के बराबर होती है। इसमें जो स्मॉल एच का मान होता है वो कैपिटल एच के बराबर होता है। बॉल टिप्पा खाकर उतनी ऊंचाई पर लौट के आएगी जितनी ऊंचाई से वो गिरी थी। कहने का मतलब ये है। आज समझ में आई बच्चों? अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि यहां के बारे में बात करें तो ई का मान जो होता है वो आपका 0 से 1 के बीच में होता है, इसलिए ओपन ब्रैकेट बच्चों ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम यहां ध्यान दें कि लेकिन आप इसे मान सकते हैं गीली मिट्टी और इसे, तो इसमें जो ई का मान होता है बच्चों वो 0 होता है। यहां फाइनल एनर्जी हो जाती है 0,
और यहाँ स्मॉल एच का मान हो जाता है 0। समझ गए होंगे आप। ये इलास्टियन की खासियत होती है, बिल्कुल बताया था अभी आपको बहुत ही बारीकता के साथ। हाँ बच्चों, तो ये एक चीज को बहुत ही प्यार से समझे। ये होता है ऑब्जेक्ट को बांटना, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक या टोटली नॉन इलास्टिक। आप इसे इलास्टिक भी बोल सकते हैं, आप इसे टोटली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। आप इसे केवल नॉन इलास्टिक बोलेंगे या इसे आप टोटली नॉन इलास्टिक। तो ना तो ऑब्जेक्ट इलास्टिक के अंदर आते हैं, ना ही बच्चा वो नॉन इलास्टिक के अंदर आते हैं। वो टोटली नॉन इलास्टिक के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो केवल नॉन इलास्टिक के अंदर आएंगी, ना तो टोटली नॉन इलास्टिक के अंदर आएंगी और ना ही इलास्टिक के अंदर आएंगी। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद की कहानी स्टार्ट होती है। अगली पॉइंट, भंगुरता। ब्रिटलनेस क्या होता है बच्चों? कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जब वो किसी वस्तु को खींचे और खींचने के बाद वो टूट जाए, उसे हम भंगुरता की कहते हैं। कैसे कहते हैं? ब्रिटलनेस। यानी वे ऑब्जेक्ट जिनको खींचने पर इसमें से आते हैं क्वेश्चन, बेटा ध्यान रखिएगा। जिनको खींचने पर खींचे नहीं, जिनको खींचने पर खींचे नहीं, वे सीधे टूट जाएं, सीधे टूट जाएं, तो उनको हम भंगुर पिंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं आप? कांच। आप जानते हैं कांच को अगर हम, ठंडा कांच है, कोई गर्म कांच तो आपको पता है कि खिंच जाता है। ठंडा कांच है तो ठंडे कांच को अगर आप खींचने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट टूटेगा। तो कांच एक, ग्लास जिसे हम बोलते हैं, ग्लास जो होता है वो एक भंगुर होता है, यानी कैसा होता है? ब्रिटलेस होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। फिर बच्चों एक अगला पॉइंट आता है दृढ़ पिंड, यानी रिजिड ऑब्जेक्ट। रिजिड ऑब्जेक्ट क्या है? दृढ़ पिंड क्या है? सबसे अच्छा दृढ़ पिंड होता है, कोई भी अगर हम देखें तो हीरे के अंदर आता है, हीरा आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कार्बन के अंदर हीरा आता है। रिजिड बॉडी क्या है? एक ऐसी बॉडी जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं बच्चों। यानी एक ऐसी वस्तु, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं क्या हुआ? ओके, एक ऐसी वस्तु जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, यानी यदि हम एक ऐसी वस्तु है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं लेकिन उस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़े बच्चों, कोई प्रभाव नहीं हो, कैसा भी कोई इफेक्ट नहीं पड़े बच्चों, तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड। एग्जाम्पल के तौर में क्या कहते हैं? हीरा एक दृढ़ पिंड है बच्चों। हीरा क्या है? एक दृढ़ पिंड है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये रिजिड बॉडी की खासियत होती है। इसके लिए आपसे पूछा जाए कि रिजिड बॉडी के लिए इलास्टियन कोएफिशिएंट क्या आता है? इलास्टियन कोएफिशिएंट नॉट डिफाइन आता है, क्योंकि ये न तो खिंचता है और ना विरोध करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा आपके लिए, ठीक है। हाँ, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। ये हुआ रिजिड ऑब्जेक्ट। अब आता है बेटा 5वें नंबर पे स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है प्रतिबल, यानी यदि हम एक प्रकार का, ये फोर्स होता है, काम कर लीजिए, ये एक प्रकार का बच्चों एक फोर्स होता है। इस फोर्स को अगर हम लगाएं तो ये पर यूनिट एरिया में काम करता है। यानी स्ट्रेस क्या है बच्चों? यानी पर यूनिट एरिया में किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बल होता है बच्चों। ये लगने वाला क्या होता है? बल है, बट पर यूनिट एरिया,
पर यूनिट प्रति इकाई बच्चों, बड़ी ये बात ध्यान रखिएगा, पर यूनिट एरिया में काम करता है। तो जब स्ट्रेस हम निकालें, स्ट्रेस अगर हम निकालें तो स्ट्रेस का वोल होता है फोर्स ओवर एरिया, ये होता है आपके पास स्ट्रेस। तो फोर्स हमने एफ ले लिया और एरिया ए ले लिया। ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन के बारे में बात करें, न्यूटन की ml टी की पावर -2 हो जाएगी, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ml-1 टी की पावर -2। देखो बच्चों, संपूर्ण चैप्टर में केवल इसी की यूनिट बार बार घूमती है, कोई नई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये होता है स्ट्रेस, होता है बच्चों, स्ट्रेस होता है पर यूनिट एरिया पे काम करता है, ध्यान रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है स्ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए। स्ट्रेन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचें तो खींचने से पहले और खींचने के बाद लंबाई का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। यानी विकृति क्या होती है, जैसे कि कोई वायर है बच्चों और इसकी लंबाई एल है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसकी डेल्टा एल लंबाई हो गई, यहां से ऐसे ये पतला हो गया, तो यहां से ये बढ़ गया डेल्टा एल। तो जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन होगी वो हो जाएगी बच्चों लंबाई में वृद्धि बटे इनिशियल लेंथ, इंक्रीज ऑफ लेंथ या चेंजिंग ऑफ लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, दिस इज रेशियोबल फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों, डेल्टा एल अपॉन एल। इसके बारे में देखें तो नो यूनिट नो डायमेंशन, न तो मात्रक ना ही यूनिट है और ना ही डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, ये स्ट्रेन होता है बच्चों। तो डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी 3 कैटेगरी का होता है, पिछला वाला भी 3 कैटेगरी का, वो हम सब एक एक करके पढ़ने वाले, तो हम स्ट्रेन कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अब आता है इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट, 7वें पॉइंट पे बच्चों, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट? देखो बच्चों, वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किसी वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, क्योंकि जितना अधिक तुम फोर्स लगाओगे वस्तु उतनी अधिक खींचेगी, और जितनी अधिक खींचेगी उतनी अधिक आपकी स्ट्रेन होगी अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक, यानी वैज्ञानिकों के अनुसार किसी वस्तु, बात को समझना बेटा, किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल जो होता है बच्चों, स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन होता है। यहां से अगर हम देखें, ये स्ट्रेस है, प्रोपोर्शनल टू ये स्ट्रेन है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, लेकिन जब हम इससे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है कैपिटल ई, और इस कैपिटल ई की वैल्यू आ जाती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, कैपिटल ई। तो जो कैपिटल ई होता है, ये होता है बच्चों प्रतिबल बटे विकृति, यानी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये बात ध्यान रखिए, इसे हम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं, और यह एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो ये स्केलर और वेक्टर में से कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा जाता है यूनिट और डायमेंशन, तो ना तो ये स्केलर होता है ना ये वेक्टर होता है। पहली बात, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल्स की। तो अगर हम इसकी यूनिट देखें तो यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन। भाई प्रतिबल की आएगी, विकृति की तो आएगी नहीं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन देखें तो वही आ जाएगी ml-1 कैलकुलेशन से जो अभी बताई थी, सेम यही आएगी। इसे बोलते हैं हम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। अब मैं बताऊं, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से 3 तरीके में बांटा गया है। क्या तरीकों में बांट दिया है? ये से हमने 3 टाइप्स में बांट दिया ऑब्जेक्ट की सिचुएशन देख के, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह बता रहा हूं बेटा एक एक चीज को। जो ऑब्जेक्ट होता है
उस ऑब्जेक्ट के 3 भागों में बांटा है। एक तो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एकदम सॉलिड होते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे हमने इनको 3 भागों में बांटा है, ये इलास्टिसिटी का ही एक पार्ट होता है, इलास्टिसिटी का यानी प्रत्यास्थता का एक भाग है यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बच्चों, यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट। क्या होता है बच्चों कि जब कोई भी वायर है, ये इलास्टिसिटी का ही एक भाग है, उस वायर की ये इनिशियल कंडीशन है, इसकी लंबाई L है और एरिया A है। लेकिन जब आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वायर नेचुरल है, पतला होगा, ये नेचुरल सी बात है, लंबा होता जाएगा तो पतला होता जाएगा, और इसकी लंबाई चेंज हो गई, डेल्टा L बढ़ गई एक्सटर्नल के चक्कर में, एक्सटर्नल पर लगा हुआ था, ये एरिया है। तो ये यंग मॉडुलस होता है, वो होता है परपेंडिकुलर स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L। और हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास F/A इंटू डेल्टा L इंटू ऊपर L। तो ये यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट आ जाता है FL/A इंटू डेल्टा L बच्चों, वही यूनिट वही डायमेंशन सेम। तो इसे यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट कहते हैं जब किसी वायर को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर खींचा जाता है तो उस पर लगने वाले स्ट्रेस और उसकी लगने वाली स्ट्रेन, दोनों प्रतिबल और विकृति का अनुपात यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये पूछा जाता है कि यह केवल सॉलिड मेटल्स के लिए, किसके लिए, सॉलिड के लिए, यह केवल ठोस वस्तु के लिए है, ठोस वस्तु जैसे तार, जैसे वायर के लिए है। ये बात विशेष का ध्यान रखना दोस्तों, यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट केवल वायर के लिए अप्लाई होता है, सॉलिड के लिए ना तो लिक्विड में अप्लाई होगा ना गैस में अप्लाई होगा, इस बात को जानकारी रखिएगा। यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट, ये यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट होता है। अब आता है वॉल्यूम मॉडुलस कोएफिशिएंट बी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहते हैं बच्चों इसे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बच्चों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये पहली बात है, ये वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो होता है वो ठोस, सॉलिड, द्रव, द्रव, लिक्विड एंड गैस, गैस, तीनों के लिए अप्लाई होगा बच्चों, ये तीनों के लिए है, तीनों के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों के लिए है। यंग मॉडुलस को मतलब वॉल्यूम मॉडुलस कोएफिशिएंट, जो वॉल्यूम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो है, ठीक है। ये क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो उसका वॉल्यूम बदल जाए, तो उसका क्या हो जाए, वॉल्यूम यानी आयतन बदल जाए बच्चों। तो क्या बदलना चाहिए, वॉल्यूम। अगर उसका वॉल्यूम बदला है तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी जो होता है वो यही होता है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अब इसमें वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है तो कौन सा आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन ई। उसमें लेंथ में चेंजिंग थी तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। बात समझ रहे हैं बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम में कौन चेंजिंग कर सकता है, प्रेशर, तो फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर, क्योंकि ये गैस के द्वारा हो रहा है। कोई भी गैस का गुब्बारा है उसमें फोर्स लग रहा है तो फोर्स और पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होगा, तो प्रेशर ओवर डेल्टा वी ओवर वी हो जाता है बच्चों। ये ऊपर चला जाता है तो ये आ जाता है पीवी ओवर डेल्टा वी। ये होता है वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट कैपिटल बी। क्या होता है बच्चों, ये कैपिटल बी, जिसका वैल्यू आ जाता है पीवी ओवर डेल्टा वी, सेम यूनिट सेम डायमेंशन। ये होता है वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बच्चों।
इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है ईमानदारी के साथ। क्या बच्चों ध्यान रखिएगा इसे, वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट क्या होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पर, रिजिड कोएफिशिएंट नीटा। रिजिड कोएफिशिएंट होता है दृढ़ता गुणांक। क्या होता है बच्चों? दृढ़ता गुणांक, रिजिड कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों? ये एक बात देखो, यानी वे वस्तुएं जो बहुत सॉलिड होती हैं लेकिन जब उन पर फोर्स लगातार लगता है तो उनकी स्ट्रक्चर बदल जाती है। यानी कि ठोस वस्तु पर लगातार फोर्स लगे, लगातार बल लगे तो उनकी संरचना बदल जाती है। संरचना बदल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा पटरियों पर ट्रेन लगातार चले तो पटरियों का ऊपरी वाला हिस्सा क्या हो जाता है? थोड़ा सा ऐसे फैल जाता है। वैसे आपको स्प्रिंग बता देता हूं, ये जैसे स्प्रिंग है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, ये स्प्रिंग है, कोई नई स्प्रिंग है इस तरीके से होती है, कोई भी न्यू स्प्रिंग होगी वो ऐसे होगी, एकदम यहां पे एकदम बराबर, क्योंकि उसकी कटिंग होके आती है। लेकिन यूज करने के बाद क्या होता है, बाहर वाला हिस्सा, ये जो आपने बनाई है, बाहर वाला हिस्सा ऐसे हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप? बाहर वाला हिस्सा ऐसा हो जाता है नुकीला। किसकी वजह से हो रहा है? ये ऐसे था अब ऐसे हो गया है। बाहर वाला हिस्सा कैसा हो जाता है? नुकीला हो जाता है बच्चों। ये पहले ऐसे था लेकिन अब कैसा हो गया है? इस तरीके से था वो, अब ऐसा नुकीला हो गया है। किसकी वजह से हुआ है बच्चा? रिजिड कोएफिशिएंट की वजह से। तो वे ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म है, हमने इस पर कोई ऑब्जेक्ट लगाया और ये कंडीशन है, ये ये सी है और ये डी है, लेकिन हमने बहुत पावरफुल फोर्स लगा दिया, बहुत पावरफुल फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ऊपरी वाली सरफेस ऐसे खिसक जाएगी आगे, खिसकेगी। तो ये जो एंगल है इसे बोलते हैं हम स्ट्रेन, इसे बोलते हैं अपर स्ट्रेन। तो ये अपर स्ट्रेन आ जाएगी, विकृति थीटा, थीटा आएगा चाप बटे त्रिज्या, इसको मैं ले लेता हूं बी डैश, इसको ले लेता हूं सी डैश। चाप कितना आ जाएगा? बी बी डैश बटे त्रिज्या आ जाएगी ए बी। ये होती है अपर स्ट्रेन बच्चों। अब इस पर जो फोर्स लगता है तो उसी के आधार पर आता है नीटा। ये होता है स्ट्रेस बटे अपर स्ट्रेन। स्ट्रेस होगा पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेस थीटा। तो यहां से आ जाता है बच्चों एफ ओवर ए थीटा। तो यानी कि रिजिड कोएफिशिएंट जो होता है दृढ़ता गुणांक, इसी के कारण जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्ट्रक्चर बदल जाती है। स्प्रिंग कुछ ऐसी हो जाती है, रेल की पटरियां फैल जाती हैं, वो किसके कारण होती हैं? रिजिड कोएफिशिएंट की वजह से। ध्यान रखिएगा। अब आता है बच्चों स्प्रेड यानी संपीड्यता। क्या है स्प्रेड? देखो बच्चों, स्प्रेड जैसे हम डिनोट करते हैं उसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, और जो स्प्रेड होता है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का उल्टा होता है। यानी जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपने पढ़ा था ना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट बी का उल्टा होता है, का उल्टा है स्प्रेड बोलते हैं इसको, संपीड्यता। तो ये जो बेटा बी होता है वो उल्टा होता है 1/बीटा। एक ही चीज है वैसे, लेकिन हम बीटा निकाल रहे हैं तो ये 1/बी बच्चों। और अभी हमने वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट पढ़ा था, कितना पढ़ा था? पीवी ओवर डेल्टा वी। ये डेल्टा वी ऊपर चला जाएगा ओवर पीवी, तो ये हमारे पास वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट आ जाएगा, और उसका उल्टा आ जाएगा बच्चों स्प्रेड। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी तो इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। डायमेंशन हो जाएगी एम इनवर्स एल टी की पावर, यहां से आप निकाल भी सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं
मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर न्यूटन एम एल टी की पावर -2। यहां से हम लेके आएंगे तो एम इनवर्स एल टी की पावर 2, दिस इज डायमेंशन एम इनवर्स एल टी की पावर। बच्चों तो ये हमारे पास यूनिट बन जाती है डायमेंशन, इसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्प्रेड का तो आप पहचान लीजिएगा क्या है स्प्रेड। अब आता है पॉइसन रेशियो। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइसन रेशियो। वैज्ञानिक पॉइसन ने एक स्पेशली रेशियो दिया था, कुछ खास नहीं, बट एक स्पेशल बात कही थी कि यदि हम किसी वायर पर फोर्स लगाएं, बच्चों बहुत ध्यान से समझना कि एक वायर आ गया, इसका एरिया ए है और लेंथ एल है। अगर हमने फोर्स लगाया तो ये वायर में वृद्धि हो जाएगी, तो वायर की लेंथ भी बढ़ेगी दोस्तों, तो इसका एरिया भी घटेगा। एक ये बात कही थी कि लेंथ बढ़ेगी और एरिया घटेगा अगर आपने खींचा तो। बस पॉइसन रेशियो सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यह दो स्ट्रेनों का रेशियो होता है, डायमीटर में स्ट्रेन डेल्टा डी ओवर डी एंड लेंथ में स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल। यानी कि जब किसी वायर को खींचेंगे तो वायर को खींचने से उसके डायमीटर यानी व्यास, यानी कहने का मतलब है उसका जो एरिया है, जो सर्कल बना रहा है एरिया सिलेंड्रिकल होता है वायर, उसमें स्ट्रेन बते लेंथ में स्ट्रेन, इसको हम पॉइसन रेशियो कहते हैं। और इसका सामान्य मान जो होता है सिग्मा का सामान्य मान, सामान्य जो मान होता है नॉर्मल, वो होता है बच्चों -1/2 से 1 तक। याद रखिएगा -1/2 तक कितना होता है, 1 तक होता है। लेकिन सिग्मा का जो जर्नल वैल्यू मानी जाती है, सिग्मा का जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक मान जो मानता है, प्रायोगिक मान प्रैक्टिकली जो मान मिलता है वो 0 से 1 तक मिलता है। तो इसे दो वैल्यू पूछी जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पॉइसन रेशियो कहते हैं इसे। तो पॉइसन रेशियो कुछ और नहीं है, जब हम किसी वायर को खींचेंगे तो उसके डायमीटर में स्ट्रेन अपॉन लेंथ में स्ट्रेन, दोनों का रेशियो पॉइसन रेशियो सिग्मा कहलाता है। अब ये लास्ट पॉइंट आता है एनर्जी ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी का मतलब क्या है? देखो बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वायर को खींचेंगे, जब तार को खींचेंगे, तार हो या कोई भी वस्तु हो, तार को खींचा जाएगा, तो तार में कुछ हीट क्रिएट हो जाती है, कुछ ऊष्मा हीट उत्पन्न हो जाती है, कुछ हीट क्रिएट हो जाती है। इसे हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। और हम जानते हैं जो एनर्जी होती है वो होती है एवरेज ऑफ वर्क। बच्चों इनिशियल में आपने वायर को बहुत ही कम खींचा, मतलब खींचा ही नहीं, स्टार्टिंग में 0 और फाइनल में F/x वर्क इनिशियल। भाई एवरेज ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क इनिशियल प्लस वर्क फाइनल अपॉन 2। वर्क इनिशियल स्टार्टिंग में वायर खींचा ही नहीं, दोबारा में F/x ओवर 2। तो हमारे पास इलास्टिक एनर्जी जो आ जाती है वो हाफ F/x आ गई। लेकिन इलास्टिक जैसा कुछ नहीं आया इसमें, तो हम एक काम करते हैं, इसमें एरिया से भाग दे देते हैं और इसमें लेंथ से, तो यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये स्ट्रेस बन जाए, तो ये बन जाएगा स्ट्रेस, और ये डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ वही है, ये स्ट्रेन बन जाएगा, और एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। दिस इज इलास्टिक एनर्जी। ये होती है बच्चों इलास्टिक एनर्जी। जब आप किसी वायर को खींचते हैं तो 1/2 स्ट्रेस क्रॉस स्ट्रेन क्रॉस वॉल्यूम। तो जो एनर्जी होती है वो आगे यू से डिनोट करते हैं, 1/2 स्ट्रेस क्रॉस स्ट्रेन क्रॉस वॉल्यूम भी आ जाती है बच्चों, जूल आ जाती है। लेकिन हम पर यूनिट वॉल्यूम में बात करें, प्रति इकाई आयतन में, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम बात करें एनर्जी, तो जो यू डैश आ जाएगी वो आ जाएगी यू अपॉन वॉल्यूम, 1/2 स्ट्रेस क्रॉस स्ट्रेन
ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी और यूनिट हो जाएगी जूल पर क्यूब। यहाँ से ढेर सारे और भी फॉर्मूले बन जाते हैं, हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट आपने पढ़ा है, वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, क्योंकि वायर कोई खींच रहे हैं तो यंग ही आएगा इसमें। तो यहां से हम स्ट्रेस की जो वैल्यू लगा देंगे वो यंग इंटू स्ट्रेन लगा देंगे, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्यू डैश इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस की वैल्यू लगा दो बाई इंटू स्ट्रेन, और एक इसका स्ट्रेन है, ये इसकी जगह वैल्यू लगा दी है। बात समझ गए बच्चों? एक इसका स्ट्रेन है ये, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही आप यहां से स्ट्रेन को भी हटा सकते हैं, तो स्ट्रेस के फॉर्म में बन जाए। ये था बच्चों इलास्टिसिटी वाला चैप्टर। इलास्टिसिटी के आधार पर एक एक चीज को आपको एक तरीके से समझाया है शॉर्ट क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। इसकी क्लास के मॉक टेस्ट के लिए आप ले सकते हैं सुबह 7 बजे से पर डे मॉक टेस्ट चलते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लाइव सुबह 7 बजे, पर चैप्टर वाइज चल रहे हैं, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।